हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको लिविक्स लॉ ऑफ मिनिमम और शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में बताया था। क्या था लिविक्स लॉ? इट होल्ड्स दैट द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फूड स्टफ दैट इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी। मतलब क्या था इसका कि इस सिद्धांत के अनुसार प्लांट्स की ग्रोथ उन पोषक तत्वों पर निर्भर करती है जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हों, उन कारकों से प्रभावित नहीं होती है जो कि ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोरोन वाला एग्जांपल बताया था धान का। इसी तरह से शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस था कि इसमें क्या था, इसके अनुसार सिर्फ कोई कारक न्यूनतम से कम उपस्थित हो तो लिमिटिंग हो सकता है, बल्कि कोई भी कारक अधिक मात्रा में उपस्थित हो तब भी वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करेगा। मतलब उसका एक मैक्सिमम और मिनिमम टॉलरेंस का लेवल होगा और उसके बीच में जो इसका ऑप्टिमम लेवल होगा उसमें सबसे अच्छा सरवाइव करेंगे एनिमल्स। तो अब नई चीज़ क्या है कि इन दोनों नियमों को मिला के कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बनाया गया है। इस नियम में क्या है, इस नियम के अनुसार जीवों का जीवित रहना व सफल होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ऐसा कोई भी कारक जो टॉलरेंस की सीमा निर्धारित करता है सीमा कारक कहलाता है। इस फैक्टर की एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है। दैट मीन्स द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर्स। मतलब एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करके कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। एनी फैक्टर विच अप्रोचेज और एक्सीड्स द लिमिट ऑफ टॉलरेंस इज सेड टू बी लिमिटिंग फैक्टर। मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इसकी लिमिट को एक्सीड करे वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। Thus the organism in nature are controlled by, किससे कंट्रोल होते हैं नेचर में ऑर्गेनिज्म? नंबर 1, the quantity and variability of materials for which there is a minimum requirement and the physical factors which are critical। ठीक है, मतलब पहली चीज़ तो क्या होगी कि ऐसा द क्वांटिटी या वेरिएबिलिटी उस मटेरियल का और जिसकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड द फिजिकल फैक्टर विच आर क्रिटिकल। सेकेंड, द लिमिट ऑफ टॉलरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू दीज एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी उस ऑर्गेनिज्म की क्या रेंज ऑफ टॉलरेंस है उस फैक्टर के प्रति। इफ an organism has a wide limit of tolerance for a particular factor which is relatively constant and in moderate quantity, then that factor does not act as a limiting factor। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वाइड लिमिट है टॉलरेंस की, काफ़ी बड़ी रेंज है और वो पर्टिकुलर फैक्टर जो है कांस्टेंट है रिलेटिवली और मॉडरेट क्वांटिटी में उपस्थित है, तो वो फैक्टर जो है लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑक्सीजन इज सो अबंडेंट दैट इट इज़ रेयरली लिमिटिंग टू लैंड ऑर्गेनिजम्स। मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है, इसीलिए ये टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ के लिए कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट पैरासाइट्स के लिए, दोज लिविंग इन सॉयल और एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है ना, उनके लिए लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए कभी भी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा। बट ऑक्सीजन इज रिलेटिवली स्कार्स एंड ऑफन एक्सट्रीमली वेरिएबल इन वाटर। पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बदलती रहती है और कम भी होती है। दस इट इज़ ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब एक्वाटिक लाइफ के लिए ये ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम कर सकता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ऑक्सीजन जो है कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। सिमिलरली कैल्शियम विच इज एन एसेंशियल कॉन्स्टेंट
of shell of molluscus is sometimes an important limiting factor. जो कैल्शियम, ये जो मोलस्कन एनिमल्स होते हैं उसमें शेल होता है, वो किससे बनता है? कैल्शियम से। तो ये कैल्शियम भी कई बार लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। देखिए कैसे। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द कैल्शियम रिच लेक in Wisconsin, USA, differed considerably from the organisms of two other lakes which were poor in calcium content. मतलब जो कुछ एनिमल्स हैं, जो एक लेक है जिसमें कैल्शियम बहुत मात्रा में, कैल्शियम रिच लेक है, और दूसरा जो है कैल्शियम पुअर लेक है, तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्वाइट डिफरेंट है ये। इट वाज फाउंड दैट द टोटल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ प्लांट्स was nearly 5 times greater and animal pollution 3 times greater in the calcium rich lake than in the calcium poor lakes. मतलब आप देखिए कि केवल एक कैल्शियम के कारण कितना फ़र्क है। जो कैल्शियम रिच लेक है उसमें जो प्लांट्स वेजिटेशन है वो कितना ज़्यादा है? 5 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? कैल्शियम पुअर लेक से। इसी तरह से एनिमल पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? जो ये कैल्शियम पुअर लेक्स हैं उससे 3 गुना ज़्यादा एनिमल पॉपुलेशन है। हचिंसन रिपोर्टेड दैट सर्टेन वाइटल न्यूट्रिएंट्स एक्ट as लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द एंटायर कम्युनिटी। मतलब हचिंसन का ऐसा मानना था कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पूरे कम्युनिटी के लिए लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। ही फाउंड दैट इन अ स्मॉल लेक इन कनेक्टिकट यूएसए ऑल द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वर इन एक्सेस एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब वहाँ पे काफ़ी मात्रा में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस के अलावा। Thus, nitrogen and phosphorus acted as limiting factors for the entire community of the lake. अब उस लेक में जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी पॉपुलेशन है, सभी के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करेगा। Thus, seasonal abundance of phytoplanktons could be correlated with the seasonal changes in the availability of nutrients. यानी उस लेक में जो अपने फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन होगी उसको अपन किससे कोरिलेट कर सकते हैं? जो कि सीजनल चेंज होगा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में, उसके साथ अपन इसको सीधे कोरिलेट कर सकते हैं। सेवरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स नॉट ओनली इंडिविजुअली बट ऑल्सो इन कॉम्बिनेशन विद द ईच अदर। देखिए जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सारे क्या है? ये अकेले ही नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन में ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी है ना। द रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो जो कॉम्बिनेशन के रूप में काम करेगा फैक्टर वो इंडिविजुअल फैक्टर से अलग हुआ। इन नेचर नो एनवायरमेंटल फैक्टर इज आइसोलेटेड इन इट्स एक्शन। मोर देन वन फैक्टर इज इन कॉम्बिनेशन विद another and with the result of interaction of these factors one factor may alter the limits of tolerance set by the other factor। मतलब जब ये कॉम्बिनेशन के रूप में काम करेंगे तो एक फैक्टर जो है दूसरे कॉम्बिनेशन वाला जो फैक्टर है उसकी लिमिट को चेंज कर सकता है। ठीक है। इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट temperature and humidity are closely interrelated in their mode of action। मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड होते हैं मोड ऑफ एक्शन में। When temperature is in its extreme, humidity becomes a limiting factor
एंड वाइस वर्सा, मतलब एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होकर लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन साल बोरर और हॉप्लोसेरम्बिक्स स्पिनोकॉमिक्स। ये मतलब एक तरह के इंसेक्ट है। इन दिस इंसेक्ट at low or high temperature, low humidity does not favor survival. Beetles in dry air die due to desiccation. Similarly, high temperature are no conducive for life. Relative humidity of 88 to 93% and a temperature of 7.7 degrees centigrade are congenial for a lifespan of about 50 days. ठीक है। Its mortality was highest at 55% relative humidity at a temperature of 38 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें देखो क्या है कि ये दोनों ही हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, इसलिए यहाँ पे मॉर्टिलिटी की हाईएस्ट रेट होगी, दैट इज 55%। अप टू ए सर्टेन परसेंटेज longevity increases with the rise in humidity एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। मतलब अगर अपन ह्यूमिडिटी को बढ़ाते जाएंगे तो लॉन्गिविटी बढ़ती जाएगी, और फिर जब ये एंड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग, और फिर बहुत ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो ये डिक्रीज होने लग जाएगी, यानी ह्यूमिडिटी जो है ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करने लग जाएगा। सिमिलरली लॉन्गिविटी इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर फॉल्स टू सर्टेन डिग्री, मतलब अगर कुछ डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है तब भी लॉन्गिविटी बढ़ती है, एंड देयर आफ्टर इट फॉल्स विद फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर फिर ये फॉल कब होगा, फिर जब ये फिर से टेम्परेचर गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो टू अ सर्टेन डिग्री एंड देयर आफ्टर इट फॉल्स विद फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से आपने कंबाइंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का देखा कि किस तरह से ये दोनों लिमिटिंग, ये जो लॉ है लिमिटिंग फैक्टर्स के, एक साथ किस तरह से सिस्टम पर अप्लाई होते हुए या एक साथ ये काम करते हैं। थैंक यू।